नमस्कार दोस्तों। आज का केस है रशिया के सोवियत एरा का यानी यूएसएसआर के समय का। ये केस अपने आप में यूनिक इसलिए भी है क्योंकि इस केस में एक मर्डरर पकड़ा भी गया, उसे सजाए मौत भी हुई, लेकिन उसके बाद भी ये केस 12 साल तक चलता रहा जिसमें 52 मर्डर्स हुए। अब जानते हैं क्या है ये पूरा केस, किस तरीके से सोवियत एरा की पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया और जो मेन मर्डरर था उसे पकड़कर सजाए मौत दी गई। तो शुरुआत होती है 2 दिसंबर 1978 यानी 1978 2 दिसंबर, यूएसएसआर का रोस्टोव सिटी। वहाँ एक नदी किनारे एक बच्ची की लाश मिलती है। बच्ची की उम्र होती है करीब 9 साल और बच्ची को बड़ी ब्रूटली तरीके से मारा गया होता है और उसके अपर बॉडी पार्ट्स काट लिए गए होते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। इसी दौरान कुछ दिनों बाद एक और बच्ची की लाश मिलती है जिसकी उम्र होती है 13 साल और सिमिलर तरीके से उसका भी मर्डर किया गया होता है। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और उन्हें इन दो मर्डर्स में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ मिलती है, समानताएं मिलती है, तो पुलिस को ये लगता है कि शायद इनका जो मर्डर है वो सेम है। बट जो क्राइम सीन होते हैं वो काफ़ी दूरी पे होते हैं, पर दोनों ही क्राइम सीन नदी किनारे होते हैं और कम उम्र की बच्चियों को मारा गया होता है। अब जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, इसी दौरान एक और मर्डर होता है यानी थर्ड मर्डर होता है। जब तीसरा मर्डर होता है तो पुलिस सख्ते में आ जाती है, काफ़ी पूछताछ करती है लोकल से, तो पता लगता है कि जो तीसरी बच्ची थी जिसका मर्डर हुआ, उसे लास्ट में एक अलेक्जेंडर नाम के आदमी के साथ देखा गया था जो उससे काफ़ी फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस सर्च करती है और अलेक्जेंडर को पकड़ लेती है। जब अलेक्जेंडर का बैकग्राउंड चेक किया जाता है तो ये पता लगता है पुलिस को कि अलेक्जेंडर ऑलरेडी एक रेप केस के अंदर सज़ा काट चुका है। तो पुलिस अलेक्जेंडर को पकड़ती है, पूछताछ करती है, उसे जेल में डालती है। उस पर ट्रायल शुरू होता है, केस चलता है और 1982 यानी जो फर्स्ट मर्डर हुआ उसके 4 साल बाद केस क्लोज होता है और पुलिस अपना ये बयान देती है कि अलेक्जेंडर ने जो मर्डर्स हुए हैं उनका ज़िम्मा ले लिया है और उसी ने ये सारे मर्डर किए हैं, उसने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया है और उसे सजाए मौत मिली है। वहाँ पे उस समय ये रूल होता है कि जो डेथ पेनल्टी है वो दी जाएगी सर के पीछे गोली मारकर। तो जो ये गोली मारती है उसे बोलते हैं फायरिंग स्क्वाड। तो फायरिंग स्क्वाड को ये ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि अलेक्जेंडर को सर के पीछे गोली मारी जाए और उसको डेथ पेनल्टी दी जाए। अब इसी तरीके से उसे डेथ पेनल्टी दी जाती है और अलेक्जेंडर मार दिया जाता है और उसी के साथ ये केस क्लोज हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये मर्डर्स का सिलसिला फिर से शुरू होता है और ये मर्डर्स बंद नहीं होते, क्योंकि अब तक पुलिस ने ये बताया था कि अलेक्जेंडर ने अपना बयान दिया है और जुर्म कबूल कर लिया है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और उसे सज़ा भी मिल चुकी है, वो मर भी चुका है। लेकिन फिर भी अगले 12 साल तक टोटल 52 मर्डर्स होते हैं। कई रिपोर्ट्स में, मीडिया रिपोर्ट्स में ये है कि ये टोटल 56 मर्डर्स होते हैं और 53 के लिए जो बंदा है, जो क्रिमिनल लास्ट में पकड़ा जाता है, उस पर ट्रायल चलती है। तो हाल फिलहाल हम ये नंबर 52 53 ले रहे हैं। तो जो 52 मर्डर्स होते हैं उनके ऊपर अब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अब ये जो केस होता है ये काफ़ी हाई प्रोफाइल हो चुका होता है उस समय और ये इन्फॉर्मेशन जाती है यूएसएसआर की कैपिटल सिटी यानी मॉस्को तक। अब मॉस्को से स्पेशल टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम आती है और जैसे जैसे मर्डर्स होते रहते हैं उन मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। मर्डर्स का सिलसिला रुकता नहीं है। मर्डर्स में जो मेन सिलसिला होता है वो होता है छोटी एज की लड़कियां, फिर धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता है और अप टू एज ऑफ 44 ईयर्स की जो लेडीज़ होती है उन तक ये क्राइम होता है। और साथ ही जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनका भी मर्डर्स होता है। तो उनका जो टोटल ये मर्डर होता है सम अप होता है अराउंड 52 53। तो फ्रेंड्स, जब सोवियत पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाती है तो उनकी रिपोर्ट का एक सरप्राइजिंगली आउटकम निकलता है जो कि इस प्रकार होता है। जो उनकी रिपोर्ट होती है उसमें ये लिखा होता है कि ज़्यादातर जो लाशें उन्हें मिलती है वो या तो नदी किनारे मिली है या फिर जंगल में मिली है। सेकंड जो लाशें का जो नंबर है जो उन्हें मिला है हाईएस्ट, वो है रेलवे ट्रैक या रेलवे स्टेशन के आसपास और या फिर बस स्टॉप यानी जहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं। फिर फाइनली जो रिपोर्ट के अंदर एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली होती है वो ये होती है कि जो जिनके मर्डर्स हुए हैं उनकी जो एज ग्रुप है वो है 8 साल से लेकर 44 साल यानी 8 से 44 ईयर्स तक की, जिसमें बच्चियाँ, फीमेल्स और बच्चे भी शामिल होते हैं। और सबसे घिनौनी बात इस मर्डर की ये होती है कि इसमें उनके प्राइवेट पार्ट्स काट दिए जाते हैं, कईयों की ज़ुबान काट दी गई होती है, कईयों की आंखें निकाल ली गई होती है और फीमेल्स के यूटेरस निकाल दिए गए थे। तो ये जो केस था इससे इतना खौफ हो गया था लोकल लोगों में कि उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया था। स्पेशली जो लेडीज़ थी, जो कम उम्र के बच्चे थे, उन्होंने अकेला निकलना बंद कर दिया था। अब क्या होता है कि पुलिस अपनी एक
थीसिस तैयार करती है। उस थीसिस के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो कातिल है वो ट्रेन या बस का इस्तेमाल करता है, वारदात की जगह आता है, वारदात को अंजाम देता है और फिर वापस ट्रेन या बस से चले जाता है। जो उसके टारगेट्स है वो सॉफ्ट टारगेट्स है जो उसको अपोज नहीं कर सकते या जो उससे शारीरिक बल में कमज़ोर हैं, जैसे बच्चे, बच्चियाँ या फीमेल्स। पुलिस काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करती है, कई साल तक ये चीज़ें चलती रहती है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी आती है मॉस्को से, लेकिन वो लोग इस केस को सॉल्व नहीं कर पाते। इसके बाद क्या होता है कि जो पुलिस होती है वो एक जाल बिछाती है। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप या जो भी कम्यूट करने की जगह होती है वहाँ पे पुलिस सादी ड्रेस के अंदर अपने जासूस फैला देती है। अब ये कई साल तक ये सिलसिला चलता रहता है, मर्डर्स होते रहते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, जासूस अपना काम करते हैं, मॉस्को वाली जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं वो अपडेट्स लेते रहते हैं केस के, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। अब क्या होता है, वन फाइन डे, एक दिन ऐसा होता है कि रेलवे स्टेशन पे एक पुलिस इंस्पेक्टर को एक आदमी दिखता है जो कि एक बच्ची जा रही होती है, उससे फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है। पुलिस उस आदमी को पकड़ती है, उसको बुलाती है और जब उसकी तलाशी लेती है उसकी बैग की, तो उसमें एक चक्कू निकलता है और एक रस्सी निकलती है। बट आप ये कह सकते हैं कि पुलिस की इतनी वो जो केयरलेसनेस थी, पुलिस उससे जस्ट एक पूछताछ करती है और उसे छोड़ देती है। तो ये इस तरीके से एक आदमी जो संदिग्ध होता है वो हाथ से निकल जाता है। तो फाइनली जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर इसी तरीके से चला तो ये केस सॉल्व नहीं होगा और ये जो सीरियल किलर है ये लोगों का जीना हराम कर देगा। तो वो जो जिस तरीके से क्राइम हुए होते हैं उसको स्टडी करने के लिए एक साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेते हैं। एक तबका ऐसा भी होता है पुलिस का, वो ये चाहता है कि वो केस खुद सॉल्व करें, और एक तबका ये होता है सीनियर ऑफिशियल्स का कि ये केस हमारी पहुंच से बाहर है, हमारी थॉट प्रोसेस से अलग है, तो क्यों ना हम किसी साइकेट्रिस्ट की मदद लें, क्योंकि जिस घिनौने तरीके से ये जो क्राइम हुआ है, ये जो क्राइम्स हो रहे हैं, ये कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं कर सकता। तो जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं वो एक साइकेट्रिस्ट होते हैं उस समय के काफ़ी फेमस, उनका नाम होता है अलेक्जेंडर बोकानोवस्की, जो इस तरह की स्टडीज़ को काफ़ी डीपली रिसर्च करते हैं। तो अलेक्जेंडर बोकानोवस्की इस पूरे केस को स्टडी करते हैं और अपनी एक थीसिस पुलिस को सौंपते हैं। उस थीसिस में वो ये बताते हैं कि जो मर्डरर है, जो क्रिमिनल है, उसकी उम्र करीब 45 से 50 साल के बीच में है और उसका बचपन काफ़ी दुख में या काफ़ी मुश्किल से गुजरा है, जिसके कारण उसकी साइकोलॉजी इतनी नृशंस हो चुकी है, इतनी क्रिमिनल माइंडेड हो चुकी है, और साथ ही वो नपुंसक भी है। इन सब प्रोफाइलिंग के बाद पुलिस अपनी सर्च और फास्ट कर देती है और पुलिस को पहली सक्सेस मिलती है 6 नवंबर 1988 यानी 6 नवंबर 1988 को, जब उनके एक इंस्पेक्टर को रेलवे स्टेशन पे एक संदिग्ध आदमी मिलता है। पुलिस उसकी चाल डाल देखती है तो पुलिस को वो घबराया सा लगता है, और उसके कपड़े जब पुलिस देखती है तो उसे लगता है कि इसके कपड़ों पर नदी की मिट्टी लगी हुई है। तो जब पुलिस उससे बात करती है पास जाकर, तो देखती है कि उसके कपड़ों पर खून के धब्बे भी हैं। पुलिस उसका नाम और पता पूछती है और उसका ब्रीफकेस जो उसके हाथ में होता है उसे भी चेक करती है। तो पुलिस जैसे ही ब्रीफकेस खोलती है तो एकदम स्तब्ध रह जाती है, उसमें चाकू और एक रस्सी होती है। जो पुलिस इंस्पेक्टर उसे पकड़ता है वो फ़ौरन अपने सीनियर ऑफिशियल से कांटेक्ट करता है और उसे पुलिस थाने लेकर जाता है। अब पुलिस क्या करती है, जो पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं वो अलेक्जेंडर बोकानोवस्की यानी जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनकी हेल्प लेती है। उन्हें बताते हैं कि जो आपने हमें पर्सनैलिटी दी थी क्रिमिनल की, उस पर्सनैलिटी से मैच होता हुआ हमें एक आदमी मिला है और प्राइमा फेसी हमें लग रहा है कि शायद ये वो बंदा ही है, बट ये काफ़ी शातिर है और इसने हमारे सारे सवालों के घुमा फिरा के जवाब दिए हैं, जिसके कारण हम इसे पकड़ नहीं सकते। बट जब पुलिस थोड़ी और रिसर्च करती है तो पुलिस को पता लगता है कि जो ये बंदा पकड़ा गया है, इस बंदे का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसने पहले चोरी की थी एक बार। पुलिस को एक बहाना मिलता है कि हम इसे चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ते हैं और तफ्तीश करते हैं। तो पुलिस उसे पकड़ती है, जेल में बंद करती है, और इसी बीच जो साइकेट्रिस्ट होते हैं अलेक्जेंडर बोकानोवस्की वो आते हैं और वो इससे बातचीत करते हैं। अब जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो काफ़ी होशियार होते हैं, वो इस बंदे से यानी जो पकड़ा गया है बंदा, उसे कुछ भी ये नहीं बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर हमें शक है या कुछ भी है। वो इससे सिर्फ उससे एक सिंपल जनरल बात करते हैं, उससे बात करते हैं कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है, तुम्हारी कोई फैमिली है भी या नहीं है, तुम्हारी वाइफ है या नहीं है, बच्चे हैं या नहीं है, तुम कहाँ पढ़े लिखे, तुम्हारा बॉर्न एंड बॉटअप की जर्नी क्या है, वो सारी बात करते हैं। वो धीरे धीरे उनसे वो सारी चीज़ें निकलवाते हैं और ऑल ऑफ सडन ये होता है कि वो जो बंदा होता है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है साइकेट्रिस्ट के सवाल और जवाब से। फिर वो बताता है कि भाई मेरा नाम आंद्रे है। इसका पूरा नाम होता है आंद्रे रोमानोविक चिकैतलो। इसका जन्म आज के यूक्रेन में होता है। तो जब आंद्रे से साइकेट्रिस्ट पूछताछ करते हैं, पूरी बात करते हैं, तो फाइनली जो आंद्रे होता है वो टूट जाता है और वो साइकेट्रिस्ट को बताता है कि ये जो 52-53 मर्डर्स है ये सारे उसी ने किए हैं, और जिस सीरियल किलर की यूएसएसआर यानी सोवियत
पुलिस को तलाश है वो मैं ही हूँ। तो जो ऑफिशियल्स वहाँ पे होते हैं और जो साइकेट्रिस्ट अलेक्जेंडर होते हैं वो एकदम सब चौंक जाते हैं। वो उसे पकड़ते हैं और उसकी डिटेल क्राइम शीट बनाते हैं और फिर उसे कोर्ट में पेश करते हैं। अब कोर्ट में पेश करने से पहले जो अलेक्जेंडर साइकेट्रिस्ट होते हैं वो इसके साथ एक सेशन और लेते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। तो वो अपनी स्टोरी बताता है कि उसका जन्म 1936 में एक सिटी में हुआ था जो कि आज के यूक्रेन में है। वो पैदा हुआ था उससे जस्ट पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हो चुका था। उसका जन्म 1936 में हुआ था और वर्ल्ड वॉर टू की आहट आनी शुरू हो चुकी थी। क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद उस एरिया की हालत बहुत बुरी थी। वहाँ पे खाने पीने को कुछ भी नहीं था, लोग बहुत भूखमरी में जी रहे थे, भूख के कारण लोगों की डेथ हो रही थी और जो जिंदा बचे थे लोग वो घास की रोटियां खा रहे थे, घास को उबाल कर खा रहे थे और इवन ये तक हालत थे कि जो लोग मर जाते थे उनकी डेड बॉडीज़ को लोग खा रहे थे और उन्हें खाकर लोग जिंदा रह रहे थे। तो वो ये भी बताता है कि इसी स्टोरी के अंदर उसकी माँ ने उसे एक स्टोरी सुनाई थी। उसकी माँ ने उसे बताया था कि जो उसका बड़ा भाई था वो इसी तरीके से भूखमरी में मर चुका था और उसकी डेड बॉडी को भी लोगों ने खाकर अपनी भूख मिटाई थी। और जो उसके फादर थे वो सोवियत इरा की जो आर्मी थी उसमें युद्ध लड़ने गए थे, लेकिन उन्होंने बगावत कर दी थी अपने देश के खिलाफ, तो उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया गया था। तो ये सारी जो स्टोरीज थी ये वो टाइम टाइम पे उसकी माँ उसे सुनाती थी और जो आसपास का जो दर्द भरा, जो बहुत दुखी जो आलम था, जिस तरह से भुखमरी में लोग मर रहे थे, वो सब देखकर उसे एक वो नफ़रत वाला एनवायरनमेंट मिला और उसके दिमाग में वो नफ़रत बढ़ती गई, जिसके कारण वो धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में चला गया। और यही कारण था कि वो उसने इतने सारे मर्डर्स किए थे। उसमें एक एक उस इन सब के अंदर एक बड़ा कारण ये होता है कि जब वो बड़ा होता है तो उसे पता लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, वो नपुंसक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसके कारण उसका सोशल बॉयकॉट होता है, लोग उस पर हंसते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसकी शादी नहीं हो पाती है, उसकी शादी होती भी है तो उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है। तो इन सब के कारण वो धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में चले जाता है और वो इतना इस दलदल में फंस जाता है कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाता और एक के बाद एक 52-53 मर्डर्स करता है और लोगों की जो डेड बॉडीज होती है उनको काट देता है, उनके ऑर्गन्स निकाल देता है। इन सब स्टोरीज को जानने के बाद साइकेट्रिस्ट उसे वापस पुलिस को सौंपते हैं और उसका ट्रायल शुरू होता है 1992 में। और 1-1.5 साल के अंदर यानी अप टू द एंडिंग ऑफ 1993 के एंड तक उसका ट्रायल ख़त्म होता है और उसे कोर्ट सजाए मौत सुनाता है। तो सजाए मौत 14 फरवरी 1994 को दी जाती है, यानी वैलेंटाइन डे 1994। और सजाए मौत में उसे भी उसी तरीके से मौत दी जाती है। फायरिंग स्क्वाड उसे सिर के पीछे गोली मारता है जैसे कि पहले जो क्रिमिनल था उसे दी गई थी सजाए मौत। और फिर इस केस का क्लोज़र होता है और जो पहला जो कल्प्रिट जो पकड़ा गया था वो एक्चुअली इस केस में इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि जो मेन क्रिमिनल था वो आंद्रे ही था। तो आंद्रे की डेथ के साथ ये केस क्लोज होता है और जो सिटी ऑफ रोस्टोव है वो एक शांत अपनी लाइफ को वापस कैरी ऑन कर पाता है। जो आंद्रे होता है वो आज तक उसका केस कई जगह पे रशिया में, इवन यूक्रेन में और इवन वर्ल्ड वाइड काफ़ी डिस्कस किया जाता है। किस तरीके से एक सीरियल किलर की मेंटेलिटी होती है, किस तरीके से वो निशंस हत्याएं करता है, वो सारा आज भी स्टडी होता है। और उसकी मौत के बाद और आज भी ये केस बहुत फेमस है नेगेटिव वे से, जिस हिसाब से उसने हत्याएं की थी। और आंद्रे को आज भी लोग द बचर ऑफ रोस्टोव या फॉरेस्ट स्ट्रिप किलर या फिर रेड रिपर या फिर रोस्टोव रिपर के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी कुख्यात केस था यूएसएसआर के टाइम का। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे इन्फॉर्म, स्टे अपडेटेड, स्वस्थ रहें और सतर्क रहें।